नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आप हिंदी भाषा के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। मतलब भाषा जो है वो संस्कृत जो एक भाषा है उसके अंदर जो संस्कृत की जो भाष धातु है, क्रिया है भाष संस्कृत की, उस भाष क्रिया से बना है। और उसका मतलब होता है कि बोलना या किसी बात को कहना। दूसरा है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, अंदर के जो भाव हैं, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यानी सार्थक समूह होना चाहिए। जैसे लिखा आ जाए कि मुझे कल घूमने जाना है, तो ये सार्थक समूह है। अगर मैं बोलूं मुझे जाना है घूमने मुझे, तो ये सार्थक समूह या संकेत की भाषा नहीं है। सार्थक समूह होना चाहिए, सेंटेंस पूरा ओके होना चाहिए। तो शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। चौथा, भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से, और शब्द जो है मूल ध्वनियों से बनते हैं। यानी सबसे पहले भाषा, फिर भाषा किससे बनी, वाक्य से बनी, वाक्य किससे बने, शब्दों से बने, और शब्द कैसे बने, मूल ध्वनियों से बने। जैसे मैं कल जाऊंगा, तो मैं कल जाऊंगा क्या है, भाषा है। वाक्य क्या है, मैं कल जाऊंगा पूरा वाक्य है। और शब्द क्या है, मैं कल और जाऊंगा, ये शब्द है। और सबसे मूल ध्वनियाँ क्या है, मूल ध्वनियाँ मैं ओ एक ही मात्रा लगी हुई है, बड़ी एक ही, तो ये ध्वनियाँ है। इस प्रकार वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले भाषा होती है, भाषा के बाद वाक्य होता है, वाक्य के बाद शब्द होता है, और शब्द के बाद मूल ध्वनियाँ होते हैं। याद कर लीजिए, भाषा, वाक्य, शब्द, मूल ध्वनियाँ। भाषा, वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ। सबसे पहले भाषा होती है, भाषा किससे बनती है, वाक्यों से बनती है, वाक्य किससे बनते हैं, शब्दों से बनते हैं, और शब्द किससे बनते हैं, मूल ध्वनियों से बनते हैं। सबसे पहले भाषा, फिर वाक्य, फिर शब्द, फिर मूल ध्वनियाँ। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ भाषा के प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट है, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी का कहना है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, पंडित कामता प्रसाद जी बोल रहे हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु की कुछ अनकही बातें भी हैं। क्या है, कामता प्रसाद गुरु जी का जन्म 1875 में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 नवंबर 1947 को हो गई थी। आपको बता दें, कामता प्रसाद गुरु जी हिंदी भाषा के व्याकरण के विशेषज्ञ थे। और कामता प्रसाद गुरु जी का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। कामता प्रसाद गुरु जी हिंदी व्याकरण पुस्तक का कई उनकी हिंदी व्याकरण पुस्तक कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कामता प्रसाद गुरु की मृत्यु जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। भारत सरकार ने 1977 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। कामता प्रसाद जी गुरु जी के लिए 1977 में भारत सरकार ने सम्मान के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। उनका परिचय क्या है, 1920 में उन्होंने प्रयाग के इंडियन प्रेस में लगभग एक वर्ष तक बाल सखा और सरस्वती का संपादन किया। उन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। हिंदी व्याकरण के ये अधिकारी विद्वान माने जाते हैं। हालांकि उनकी रचनात्मक प्रतिभा बहुमुखी थी, यानी कि वो और भाषाओं का भी ज्ञान रखते थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। कामता प्रसाद गुरु जी की कुछ कृतियां हैं, सत्य, प्रेम, पार्वती, यशोदा एक उपन्यास है उनका, भौमासुर वध तथा विनय पचासा ब्रजभाषा काव्य है ये, पद्य पुष्पावली, सुदर्शन पौराणिक नाटक है, हिंदुस्तानी शिष्टाचार। नेक्स्ट है भाषा के रूप। भाषा के रूप में सबसे पहले मौखिक रूप होता है, फिर लिखित रूप होता है, फिर सांकेतिक रूप होता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने भाषा के केवल दो ही रूप माने हैं, एक मौखिक माना है और एक लिखित माना है। अपने भावों को कहना और उन भावों को कॉपी पर लिख देना, दो ही रूप माने गए हैं। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, कोई भी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होता है, जिसको आप अक्षर भी कह सकते हैं।
मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, और लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। याद कर लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर, जो भी आपके ऑप्शंस में होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण होती है। मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, मौखिक, मैं मौखिक बोल रहा हूँ, मौखिक, माँ का ध्वनि है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्योंकि लिखित जब भाषा आप लिखने में शुरू करते हैं, तो सबसे पहले राम लिखा तो रा वर्ण आएगा। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी अगर ध्वनि होती है, अगर राम बोल रहे हैं तो रा, तो सबसे पहले रा जो बोल रहा है वो एक ध्वनि बोल रही है। तो अब याद कर लीजिए, मौखिक भाषा की बात करें तो सबसे पहले छोटी इकाई ध्वनि होती है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और भाषा की बात करें तो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्योंकि भाषा की भी शुरुआत हम किससे करते हैं? वर्ण से ही तो करते हैं, अक्षर से तो करते हैं। तो ऑप्शन डिपेंड करेगा, जैसे राम आया तो राम में रा वर्ण है, एक अक्षर भी है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर होती है, मौखिक भाषा की ध्वनि, और लिखित भाषा की वर्ण होती है। अब आप कहेंगे वर्ण क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। याद कर लीजिए, वर्ण क्या होता है? जैसे क, ख, ग, घ, ण, चो, छो, जो, ञ, ये क्या होता है? ध्वनि जो है, जो मैं बोल रहा हूँ क, और इसको मैं लिख दिया, तो का क्या है? अभी ध्वनि है, और क मैं लिखा तो लिखित रूप में क्या हो गया? वर्ण हो गया। जैसे ही बोल रहा हूँ तो ध्वनि, और लिख रहा हूँ तो वर्ण। कुल मिलाकर ध्वनि और वर्ण एक जैसा ही है, लेकिन बोला जाएगा तो ध्वनि है और लिखा जाएगा तो वर्ण है। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। एवं वर्णों को लिखने के लिए, अब वर्ण राम और सामान्य या कामता प्रसाद गुरु लिखा आपने, तो ये जो लिख रहे हैं, तो वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जैसे राम में आकरंड आया, है ना, और कामता प्रसाद में प्र आया नीचे, सा में आकरंड आया, प्रसाद गुरु में छोटी ऊ की मात्रा आई। तो क्या बोलना चाह रहा है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। सही क्रम क्या है? सबसे पहले बोलते हो ध्वनि आती है, ध्वनि के बाद फिर उसको आप वर्ण आएगा, और वर्ण से पहले ध्वनि से क्या बनेगा? वर्ण बनेंगे, और वर्ण मतलब अक्षर भी कह सकते हो। तो ध्वनि से वर्ण बनते हैं, अक्षर कहते हैं। और जो वर्ण है वो अक्षर है, उससे बनते हैं शब्द, और शब्द से बनते हैं पद। आपको बता दूं, शब्द और पद में ये अंतर है कि अगर सिंपल राम लिखा है तो वो शब्द है, और राम बाजार जाता है, वो जो राम शब्द वाक्य में आ गया तो वो पद बन गया। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, शब्द और पद में क्या अंतर होता है? सिंपल अगर राम लिखा है तो वो राम शब्द है, अगर राम वाक्य में उपयोग हो गया तो उस वाक्य के पद है वो। तो सबसे पहले ध्वनि होती है, ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, अब पद से वाक्य बनता है, और वाक्य से जो बनता है अनविति बनती है। अब क्वेश्चन आते तो ध्वनि तो आपको समझ में आ ही गया, वर्ण भी समझ में आ गए होंगे, शब्द समझ में आ गया होगा। पद मत बता दिया मैंने, शब्द तो पद में क्या अंतर है? राम बाजार जाता है, तो ये अगर कोमा लगा के राम है, बाजार है, जाता है, जाता है, ये सब शब्द है। और अगर ये वाक्य में उपयोग हो जाए कि राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है, ये सब क्या है? पद है एक दूसरे के। उसके बाद पद से पूरा वाक्य बन जाता है, और वाक्य से अनविति बनती है। अब हम जानते हैं अनविति क्या होता है। अनविति का अर्थ क्या अर्थ है? जब वाक्य के किसी एक संज्ञा पद के लिंग, वचन, पुरुष और कारक आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अन्य पदों का भी स्वरूप निर्धारित होता है, तब इसे अनविति कहते हैं। अनविति का तात्पर्य है मेल या अनुरूपता। वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल तथा पुरुष के अनुरूप होना अनविति कहलाता है। अनविति को अनव्यय भी कहते हैं। ये तो हो गई भाषा। अब समझें कैसे? उदाहरण से मैं रिपीट करता हूँ। जब वाक्य किसी एक संज्ञा पद के लिंग, यानी उसका जेंडर, वचन, पुरुष, कारक आदि व्याकरण कोटि के अनुसार अन्य पदों का भी स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे सुनिए, संज्ञा आया है, जैसे मैं आपसे बोलूं रमेश घर से आती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रमेश घर से आती है। तो ये संज्ञा
लिंग के अनुसार नहीं है, क्योंकि रमेश क्या है, लड़का है, जेंडर उसका लड़का है, लेकिन आप बोल रहे हो रमेश घर से आती है, तो ये व्याकरणिक कोटियों के अनुसार सेट नहीं होता, इसलिए रमेश घर से आती है ये अनविति नहीं होगा। रमेश घर से आता है ये अनविति होगा, किसके अनुसार, लिंग के अनुसार। दूसरी बात, वचन की अगर हम बात करें तो वचन क्या है, वचन एक वचन बहुवचन होता है। हम बाजार जाता है, गलत हो गया। हम क्या है, बहुवचन है, और जाता है एक वचन है, तो हम बाजार जाता है, इसमें हम जो है बहुवचन है और जाता है एक वचन है, तो ये भी व्याकरणिक कोटि के अनुसार नहीं है। हम बाजार जाते हैं सही है, वचन है। ऐसी पुरुष के बारे में, ऐसी कारक के बारे में, कुल मिलाकर अगर शुद्ध सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है, तो उसको अनविति कहा जाता है। और अनविति का तात्पर्य मेल होता है, मेल मतलब बिल्कुल मेल का आना चाहिए। हम बाजार जाता है क्या होता है, हम बाजार जाते हैं मेल खा रहा है, अनुरूपता हो रही है। और वाक्य के पदों की क्रिया, और वाक्य जो उसके पदों की क्रिया का उसके लिंग वचन काल तथा पुरुष के अनुरूप होना अनविति कहलाता है। दोनों डेफिनेशन एक जैसी ही है, अनविति को अनवित भी कह देते हैं। शब्द वर्णों का सार्थक क्रम, शब्द क्या होता है, शब्द मतलब जैसे राम है, नरेश है, सार्थक है, इकाई है, घनश्याम है, क्रिकेट है, वाक्य है, विद्यालय है, मोहन है, कल है, समूह है, ये क्या है, ये शब्द है। अब शब्द बनते किससे हैं, तो वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। जैसे मान लो घनश्याम लिखा है, तो घनश्याम, तो ये सार्थक नाम है किसी का। क्रिकेट लिखा है, सार्थक शब्द है। अब क्रिकेट में मैं टा पहले कर दो, टा केट क्री, तो सार्थक शब्द नहीं है। तो बोलना चाह रहा है, जैसे मोहन लिखा है, तो मोहन में ना पहले कर दूं, हाँ पहले कर दूं, ना हमो, ना हमो क्या होता है, मोहन एक नाम, एक सार्थक शब्द है। तो वर्णों का सार्थक क्रम होना चाहिए जो निश्चित अर्थ दे, उस शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि भाषा की लघुत्तम, तो छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण होगी। लेकिन भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है, वो शब्द है। जैसे कमल अर्थ है, फूल होता है, नयन आंख है, चयन चुनाव है, इस तरह। अब पद क्या होता है, शब्द तो हो गया। अब पद होता है सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। क्या बोलना चाह रहा है, जो सार्थक वर्ण है वो समूह शब्द कहलाता है। तो सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, जो सार्थक वर्ण होना चाहिए वो समूह शब्द कहलाता है। जब जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। यानी कुल मिला के सार्थक वर्ण है कोई, सार्थक वर्ण कैसे, मतलब रा है, और सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, राम बन गया। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, राम बजाया जाता है, शब्द में वाक्य में प्रयोग हो गया, तो इसे पद कहते हैं। जैसे घनश्याम क्रिकेट खेलता है, सबसे पहले घनश्याम जो है, घनश्याम ये सार्थक वर्ण समूह है। और सार्थक वर्ण समूह क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, शब्द है। और शब्द जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, ये क्या कहलाता है, पद कहलाता है। यह वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हो उन्हें वाक्य कहते हैं। प्रधान आएगा इसकी जगह। क्या बोलना चाह रहा है, वाक्य, वाक्य होता है कि दो शब्द हो या दो से अधिक हो, दो होंगे तो ही बनेगा। जैसे तुम जाओ, दो, और या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हो वाक्य कहलाते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं, भाषा की पूर्णतम इकाई है वाक्य। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, तो मोहन कल विद्यालय जाएगा, यदि इसे विद्यालय जाएगा कल मोहन, ये अलग सेंटेंस हो गया। तो यदि इसे विद्यालय जाएगा कल मोहन करेंगे तो अलग है के रूप में लिखते हैं, तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वाक्य के अंग क्या है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है उद्देश्य में कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे राहुल मैदान में खेलता है, तो उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा है, किसके बारे में कहा जाता है, राहुल के बारे में कहा जाता है, उद्देश्य। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे दिल्ली एक व्यवस्थित शहर है,
तो उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य क्या, दिल्ली, और दिल्ली कैसा है, एक व्यवस्थित शहर है, तो एक व्यवस्थित शहर, और राम ने रावण को मारा। राम जो है विदेह उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में कहा गया, उसे विदेह कहा जाता है, रावण को मारा भी एक क्या है, एक विदेह। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ। याद कर लो, हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। याद कर लीजिए, हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वो शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं। ध्यान दें, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ, आ, इ, उ, ए, औ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है, किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर आए, अ, औ को भी विकसित हो गए, जो कि संयुक्त स्वर होते हैं। अपभ्रंश में ड, ढ़ व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ था।